अस्सलामुअलैकुम जनाब। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। पता ही नहीं चला और 2 दिन गुजर गए, और 2 दिन में 2 चैप्टर भी गुजर गए। 2 भी गुजर गया, 3 भी गुजर गया। 2 रिवाइज किए, 3 बड़ा मुश्किल से हो गया। ठीक है, तो नहीं मतलब आपकी तो अटैम्प्ट भी खैर अभी काफ़ी टाइम के बाद है, तो आप इसको बेशक आराम आराम से करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। मगर एटलीस्ट वीडियो देख लो। अगर किताब अभी नहीं भी खोल रहे ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। किताब आप बेशक नेक्स्ट मंथ जाके खोल लेना, मगर कहानी पता होनी चाहिए कि डिस्कस क्या हो रहा है उस वक्त, कि वो ज़रूरी है। जी मिर्जान भाई, आपके तो अटैम्प्ट भी माशाल्लाह से कुछ दिनों के बाद खड़ी हुई है, तो क्या आपके इरादे हैं? डेट क्या है? 17। 16 को आप मॉक देंगे और 17 को आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, कोई सवाल? 2 में से कोई सवाल? 3 से कोई सवाल? चलो, टेस्ट है वैसे 3 का। हर गुजरते दिन पिछले चैप्टर का टेस्ट। शुरू करते हैं चैप्टर 1, स्ट्रैटेजी। चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली। स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली क्या होती है? स्ट्रैटेजी को डिफाइन करते हैं, कैसे उसको डिफाइन करेंगे आप आसान अल्फाज में? किसी चीज़ को करने का तरीका, स्पेसिफिक यूजेज, किस चीज़ का? किसी चीज़ को पूरा करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करना। किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी मकसद को अचीव करने के लिए प्लानिंग करना, और उसके बाद बस प्लानिंग करके बैठ जाना नहीं, उसको काम भी करना, उस प्लानिंग को एक्शन में लेकर आना, और बाद में देखना कि आपकी प्लानिंग कितनी कामयाब हुई है, कितनी कामयाब नहीं हुई। स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए थी? नहीं, अभी जो टेस्ट मैच की सीरीज चल रही है, देख रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ सिर्फ वर्ल्ड कप देखते हो? चलो सवाल चेंज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB टीम ने जाना है ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पे उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है। एक मेलबर्न में है, एक सिडनी में है, और एक पर्थ में कर लेते हैं। मुझे बताइए, PCB के बड़ों को, यानी कि चीफ सेलेक्टर को, चेयरमैन को, हेड कोच को, टीम डायरेक्टर को बैठ के क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए जिससे टीम ये सीरीज जीत जाए? बॉलर अच्छे चूज करने पड़ेंगे, बैट्समैन अच्छे निकालने पड़ेंगे, और किसको टीम में शामिल करें, कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर चुका है, कहाँ पे, पाकिस्तान में, इंडिया में, ओवरऑल। अभी तो पिच तो कहानी बहुत आ गया ना, अभी तो हम पाकिस्तान में खड़े हुए हैं और अभी हमारी टीम ने जाना है। तो इन्होंने कैंप्स वगैरह लगा के ट्रेन करना है, और फिर चीफ सेलेक्टर ने टीम डिसाइड करनी है, और फिर वो टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट मैच कितने? 3। तो क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पिनिंग कंडीशंस होती हैं? ऑस्ट्रेलिया में बॉल स्पिन होती है या बॉल सीम होती है? सीम होती है ना, फास्ट पिचेस होती हैं वहाँ की, बाउंसी पिचेस होती हैं वहाँ की, स्पिन भी होती है,
कुछ पिचेस वहाँ पे रफ भी हैं जहाँ से स्पिन उठती है, मगर मोस्टली आप कह सकते हैं कि 70% ऑफ द टाइम वहाँ पे पेस और बाउंस ज़्यादा होता है। तो क्या हमें 15 के स्क्वाड में या 18 के स्क्वाड में फास्ट बॉलर ज़्यादा बनने चाहिए या स्पिनर ज़्यादा बनने चाहिए? फास्ट बॉलर ज़्यादा बनने चाहिए। और हमारे ओपनर्स टेक्निकली स्ट्रांग होने चाहिए, उनका दिमाग थोड़ा सा पुख्ता होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस स्लेजिंग करते हैं, गालम गलोच भी करते हैं। उनका होता है कि आपको मेंटली डिसेबल किया जाए, आपको इमोशनली हर्ट भी करते हैं, ताकि आपका जो फोकस है, जो आपकी कंसंट्रेशन है, वो लूज़ हो जाए। तो इस चीज़ के ऊपर उनको मेंटल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। और बताएं, और सोचें क्या स्ट्रैटेजी बने जिससे हम लोग ये टेस्ट मैच के सीरीज जीत जाएं। चलो ये बता दें, हमारा अल्टीमेट फोकस क्या, हमारा गोल क्या है? टेस्ट मैचेस को जीतना। यानी कि आप कह रहे हैं कि सर हमारा जो गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, अभी मैं एक ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा मिशन है, वो है कि विन करें टेस्ट सीरीज। क्या ये बैठे बैठे जीत जाएंगे? नहीं, इनको क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म, दे हैव टू परफॉर्म। और परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होती है? प्रैक्टिस से। परफॉर्म प्लस प्रैक्टिस करें, नेट्स के अंदर मेंटली स्ट्रांग हो, अपनी मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस हैंडलिंग करें, मेडिटेशन करें, नमाज पढ़ें, और अपने पास जो टीम है, जो उनके साथ स्क्वाड गया हुआ है, उस स्क्वाड को अच्छे से इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें। अगर आपके पास 6 फास्ट बॉलर हैं, 3 टेस्ट मैच का सीरीज है, तो कोशिश करें कि 6 में से 2 तो तीनों टेस्ट मैच खेलें, जो कि ज़्यादातर सीनियर लॉट होती है। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि किसी MCG में या SCG में आपको 1 से ऊपर फास्ट बॉलर मज़ीद खिलाना चाहिए, यानी कि 3 से 4 करने चाहिए, तो 4 भी करें। अगर कीपर को ऊपर जाना चाहिए, ऊपर भेजें। 1 डाउन में किसी और को भेजना चाहिए, तो नंबर चेंज कर दें। किस टाइम पे स्पिन करवानी है, किस टाइम पे फास्ट करवानी है, किस टाइम पे क्या करना है, फील्ड पोजीशंस कैसी कैसी रखनी है, ये सब क्या है? स्ट्रैटेजी है। अल्टीमेट मिशन क्या है? कि हमने जीतना है, वी हैव टू विन, और इसी के पीछे हम लोगों ने जाना है। और कामयाबी हासिल करने के लिए हमें अपनी जो टीम है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें अपनी स्क्वाड को अच्छे वे में इस्तेमाल करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा। इनको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। इनको क्या दें? डायरेक्शन दें। क्या मैं इस टीम को रिसोर्सेस कह सकता हूं? रिसोर्स है ना, ह्यूमन रिसोर्स तो होता है ना, तो ये रिसोर्सेज है। अच्छा, ये क्लास I2B की, इस क्लास को कामयाब बनाने के लिए या इस क्रैश कोर्स को कामयाब बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरी स्ट्रेटजी क्या हो? कम वक्त में अच्छा लेक्चर देना। कम वक्त में अच्छा और ज़्यादा लेक्चर देना। चलो यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। स्ट्रेटजी फॉर क्रैश कोर्स। आपने बताया कि कम वक्त में अच्छा पढ़ाना,
पहली बात तो ये कि मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे किस टाइम पे पढ़ाना है। शुरू कहानी कहाँ से होगी? रूम की अवेलेबिलिटी से, और उससे पहले मेरे टाइम की अवेलेबिलिटी से। तो सबसे पहले कॉलेज को देखना है कि क्या उसका टीचर अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो फॉर हाउ मैनी डेज ये क्रैश कोर्स चलना चाहिए। फिर रूम की अवेलेबिलिटी को देख ले कि क्या उस टाइम पे, जिस टाइम पे टीचर है और कमरा नहीं है। अब टीचर भी कॉलेज का क्या एक रिसोर्स है और कमरा भी क्या है कॉलेज का रिसोर्स है। तो रिसोर्सेज को मिला के चलना है, इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करना। तो दोनों रिसोर्सेज अगर पॉजिटिव वे में फ्लो कर रहे हैं तो कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। अब टीचर भी खड़ा हुआ है, कमरा भी है, इट मीन्स के परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। फिर कैमरा अवेलेबल है, कैमरा अवेलेबल है या नहीं, कैमरा मैन अवेलेबल है या नहीं। ये भी देख लें कि उस रूम के अंदर प्रॉपर सिटिंग है या नहीं है। अगर मार्कर्स ही ना हो तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगा? नहीं। बोर्ड ना हो पढ़ा दूंगा, वर्बली तो ओके हो जाएगा, मगर जो बात लिखे हुए की समझ आती है वो वर्बली समझ आपको नहीं आती। एलईडी ना हो तो स्लाइड्स कहाँ पे चलाऊंगा? प्रोजेक्टर ना हो दिखाऊंगा कहाँ पे? लाइट्स ना हो कैसे पढ़ाऊंगा? सर्दियों में हीटर ना हो, फिर आप तो बैठे हीटर के बगैर हुए हैं, मगर हम लोग स्टिल पढ़ रहे हैं। गर्मियों में एसी ना हो तो बैठना मुश्किल हो जाता है। क्या हो? चार दीवारी ना हो मसला आ सकता है, कुर्सियां ना हो मसला आ सकता है। ये सब चीज़ें क्या है? रिसोर्सेस। तो हमें रिसोर्सेस का एक बेहतरीन इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे हम अपनी स्ट्रैटेजी को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉलेज ने दी मुझे क्या? डायरेक्शन। क्या कि तुमने 10 दिनों के अंदर अंदर इस क्रैश कोर्स को कामयाब बनाना है। उन तमाम बच्चों के लिए कामयाब बनाना है जिन्होंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में पेपर देना है। कॉलेज कहाँ पे जाने की तैयारी कर रहा है इन द लॉन्ग टर्म? कॉलेज का इरादा क्या है? कॉलेज का इरादा क्या है? स्कोप। कॉलेज क्या चाहता है आपसे? पीआरसी का क्रैश कोर्स करवाना। अब क्या एक ही कॉलेज करा रहा? नहीं, मल्टीपल कॉलेज करा रहे होंगे, कुछ पुरानी बनी हुई रिकॉर्डिंग्स दे रहे होंगे तो कुछ करवा रहे होंगे। अब यहाँ पे वेरी करेगा कि आप किस मार्केट के अंदर compete कर रहे हैं, कितना आप में दमखम है, कितना आप अपनी तरक्की को आगे लेके जा सकते हैं। देन क्या एडवांटेज मिलेगा कंपनी को उस मकसद से? हमारा मेन गेम क्या है? पैसा आना ना, हमारा मेन गेम ये है कि हम मार्केट से अच्छा परफॉर्म करें ताकि आप कामयाब हो जाएं। तो एडवांटेज आपको मिलेगा हमारी शक्ल में। आपकी कामयाबी इज़ एज इक्वल एज हमारी कामयाबी। रिसोर्सेज, स्किल्स, एसेट्स, फाइनेंस, रिश्ते, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जो कि मिलजुल के काम करेंगी, ये भी आपकी कामयाबी में एक अहम किरदार अदा कर रही होंगी। इन्वायरमेंट, आप लोग ठंड में आ रहे हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है? बाहर ठंडा है, बट स्टिल बहुत ठंडा है, बट स्टिल यू आर कमिटेड, एंड इफ यू आर कमिटेड आई एम कमिटेड। और स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? वो लोग जो कि किसी भी इदारे के साथ अटैच्ड होते हैं, वो लोग जो कि किसी भी इदारे के साथ अटैच्ड हैं। एसबीआई के केस में बात कर लेते हैं। एसबीआई के स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? कॉलेज के बच्चे, इंतज़ामिया, फ्रंट ऑफिस,
गवर्नमेंट, कैमरामैन की टीम, सप्लायर ऑफ मार्कर्स, सप्लायर ऑफ बोर्ड, वापडा, बाहर समोसों की रेडी वाले। हाँ भाई, उसका स्टेक भी हमारे साथ लगा हुआ है। कॉलेज को बंद कर दें, वो भी बंद हो जाएगा। अगर आपने गार्ड रखे हुए हैं, कॉलेज बंद हो गया, गार्ड की भी छुट्टी होगी। तो हर एक का स्टेक जुड़ा है उस इदारे के साथ, उस कंपनी के साथ, उस बिजनेस के साथ। तो जब आप स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हैं तो आपको ये सारे एलिमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। आपको सबसे पहले एक डायरेक्शन सेट करनी पड़ती है कि आपने लॉन्ग टर्म में अचीव क्या करना है। इन्होंने अचीव क्या करना था? 3 टेस्ट मैचों में जीत। विच मार्केट शुड अ बिजनेस कम्पीट? ये लोग कम्पीट करने के लिए कहाँ जा रहे थे? ऑस्ट्रेलिया। एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व? उन्होंने जाके करना क्या है? मैचेस खेलने। एडवांटेज, हाउ कैन द बिजनेस परफॉर्म बेटर? वहां पे जाके आपकी परफॉर्मेंस बेटर कैसे हो सकती है उस कंपटीशन के अंदर। रिसोर्सेज, आपकी पूरी टीम, मैनेजमेंट के सारे लोग, उनका बेहतरीन इस्तेमाल। इन्वायरमेंट, वहाँ का माहौल कैसा है, वो लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है वहाँ का, कैसे वो लोगों के साथ compete करते हैं, वो एग्रेसिव खेलते हैं या वो डिफेंसिव खेलते हैं। वार्नर टेस्ट मैच को भी उसने T20 बनाया होता और एक तरफ बाबर है, वो सुकून से लगा होता उसने। आहो, स्टेक होल्डर्स, अब उस क्रिकेट टीम के साथ सिर्फ वो रिसोर्सेज ही अटैच नहीं है, हमारे जज्बात जुड़े हैं। हम सुबह 4 बजे उठ के देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान 70 पे ऑल आउट हो रहा है या 180 पे ऑल आउट हो रहा है। और सिर्फ हम नहीं हैं, इंडिया वाले भी देख रहे होते हैं। वो भी जब 55 पे ढेर हुए हैं अफ्रीका वाले, हम बड़ा खुश थे। और जब वो लोग सारे आउट हो गए, 6 आउट हुए गालिबन 0 स्कोर पे, तो ये चीज़ें चलती हैं। स्टेक होल्डर्स, हर वो बंदा जो कि आपकी परफॉर्मेंस के साथ जुड़ा है, जो आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो होता है। क्यों? उसका अपना भी फ़ायदा, अपना स्टेक उसके साथ जुड़ा होता है। तो स्टेक इज़ फ़ायदा, किसी का एडवांटेज, जो भी स्टेक होल्डर होता है। मुख्तलिफ लोगों ने स्ट्रैटेजी को मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन किया, मगर ये एलिमेंट सब ने पूरे किए। शैंडलर भाई कहते हैं कि आपने डिटरमिन करना है कि आपने क्या फ्यूचर में अचीव करना है। व्हाट लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यू आर टू अचीव इन फ्यूचर, जिसके लिए आपने कुछ हिकमत अमली बनानी है, कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करने हैं और अपने रिसोर्सेज को उस काम पे लगाना है। तो जितने अच्छे रिसोर्सेज होंगे उतना बेहतर आउटपुट आपको मिल जाएगा। अच्छा आउटपुट पाने के लिए क्या करूं? अच्छा इनपुट करो। वो कहते हैं ना, जो पाओगे, जो बोगे वही काटोगे। ड्रकर ने क्या कहा? ड्रकर कहता है इट इज अ पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज दैट सीक टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ये बात तो वही है, किसके? इदारे के। एंड अडेप्ट इट्स स्कोप, रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस टू अचीव इन लॉन्ग टर्म। इन दोनों को कंबाइन कर दिया जॉनसन, स्कॉल्स एंड विटिंगटन ने, JSW इनका बड़ा नाम है स्ट्रेटजी के अंदर। स्ट्रेटजी के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है। JSW, जॉनसन, स्कॉल्स एंड विटिंगटन, ये 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, कॉमा लगा हुआ, जॉनसन, कॉमा, स्कॉल्स, जोमा एंड विटिंगटन। The direction and scope of an organization over long term to achieve the advantage in a changing environment through configuration of the resources and their competencies with the aim of fulfilling stakeholders' expectations. जितनी बातें हम लोगों ने पीछे की हैं, सारी बातें अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये डेफिनेशन बन जाती है स्ट्रेटजी की। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि भाई स्ट्रेटजी क्या है, तो आपने कहना कि भाई अगर हमें कुछ हासिल करना है फ्यूचर में, तो हमें आज से ही उसके ऊपर काम शुरू कर देना चाहिए। हमें एक डायरेक्शन सेट करनी चाहिए, स्कोप बनाना चाहिए, एडवांटेज क्या होगा वो देखना चाहिए, रिसोर्सेज को बेटर वे में इस्तेमाल करना चाहिए, इन्वायरमेंट को सामना करना चाहिए और स्टेक होल्डर्स का स्टेक प्रोटेक्ट करना चाहिए।
आपका ज़िंदगी का क्या मकसद है आजकल? पीआरसी पास करना या सीए पास करना? अभी पीआरसी पास करना है। तो क्या अभी करंट को मैं मिशन कह सकता हूँ? हाँ। और फ्यूचर में जो आपने अचीव करना है वो होता है विजन। ये दो वर्ड्स होते हैं, एक मिशन है और एक विजन है। एक अभी पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल। एक मिशन होता है वर्सेस विजन। मिशन इज कि करंटली आप लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव करंटली। मौजूदा हालात में क्या अचीव करना चाहते हो। और विजन क्या है, व्हाट आर योर फ्यूचर डिजायर्स, व्हाट आर योर फ्यूचर डिजायर्स। तो ज़रा बताइए, पीआरसी आप लोगों ने क्वालिफाई करना है, आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? नहीं, पीआरसी क्वालिफाई करना, कैफ तो बहुत दूर की बात है। पीआरसी करना, मैं सीए की बात नहीं कर रहा। पीआरसी क्वालिफाई करना आपकी स्ट्रैटेजी। अब आपने बनानी स्ट्रैटेजी कि मुझे पीआरसी क्वालिफाई करना है, बनाए स्ट्रैटेजी। डायरेक्शन क्या होगी? अच्छा पढ़ना पड़ेगा, टीचर की बातों को मानना पड़ेगा, लेक्चर कोई भी स्किप नहीं करना। और ये सारा कुछ आप क्या बता रहे हैं, स्कोप। अच्छा, और टेस्ट देने, टेस्ट वगैरह देने हैं, जो मसले मसाइल हो वो आके पूछने हैं। और कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, किसी भी लाइन को स्किप नहीं करना। मुश्किल लग रही है तो उसको आसान बना लेना है। एग्ज़ाम देते टाइम जब आप जाएं सुबह तो इजी होकर जाना है, टेंशन लेकर नहीं जानी है। एग्ज़ाम में बैठ के अच्छा परफॉर्म करना है, माँ बाप की दुआएं साथ लेके जानी है। ये सब चीज़ें क्या है, स्कोप। एडवांटेज क्या मिलेगा आपको, आपका पेपर पास हो जाएगा। इसके साथ रिसोर्सेज कितने अटैच्ड हैं। आपका सुबह उठ के आना, जो सवारी आपको लेकर आती है उसका भी शुक्रिया अदा करें, वो भी एक रिसोर्स है। यहाँ पे टीचर्स, कैमरामैन, स्टाफ, सुबह सुबह गार्ड, ये स्वीपर, सारे आपकी इस कामयाबी में एक अहम रोल प्ले करते हैं। ये सिर्फ आपका या मेरा रोल नहीं है, पर्दे के पीछे हर उस बंदे का रोल है जो कि सुबह सुबह आपके लिए उठता है और आपके लिए चीज़ों को तैयार करता है। एनवायरनमेंट, हम लोग कहाँ पे किस एनवायरनमेंट में चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। एंड स्टेक होल्डर्स, आपके पेरेंट्स, उनका भी स्टेक लगा हुआ है, कॉलेज का स्टेक लगा हुआ है, मेरा स्टेक लगा हुआ है, आपका अपना तो स्टेक लगा ही हुआ है। तो दीज आर द लेवल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी। जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी आप एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बना पाओगे। सर, स्ट्रेटजी के 3 लेवल्स होते हैं, ये 3 जगह पे बनती है, कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे और फंक्शनल लेवल पे। एक है, ये मिटा देते हैं यहाँ से, कॉर्पोरेट लेवल, एक है कॉर्पोरेट लेवल, एक है बिजनेस लेवल और एक क्या है, फंक्शनल लेवल। और ये मार्कर लीक कर चुका है। कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल लेवल। CBF, इसको आप प्यार से CBF भी कह सकते हैं। कॉर्पोरेट लेवल कहते हैं ऊपर जो ओनर्स बैठ के सोचते हैं। SBI के ओनर्स का क्या मकसद होगा कि सिर्फ बच्चा पीआरसी पास करे? नहीं, सीए क्वालिफाई करे। तो व्हाट बिजनेस शुड वी बी इन, ये ओनर सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। ये आती है उनकी तरफ से कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। वो शॉर्मे वाला
उसने जब रात को सोचा था कि यार मुझे शवारमे की रेडी लगानी है, शवारमे की दुकान लगानी है, वो उसकी तरफ से क्या थी? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। फिर एक नेक्स्ट लेवल, बिजनेस स्ट्रेटजी। हाउ शुड वी compete इन ईच सेलेक्टेड? अब ओनर्स ने कहा कि हमने सीए का कॉलेज खोलना है। अब सीए के कॉलेज में डिफरेंट डिवीजन हैं, पीआरसी अलग है, कैफ अलग है, सीफैप और एमएसए अलग है। हर डिवीजन का एक अपना एचओडी होगा और उस एचओडी ने क्या बनानी है कि उसका अपना इदारा, उसका अपना रेलेवेंट बिजनेस कैसे वो कामयाब कर सकता है, कैसे वो compete कर सकता है। तो प्रिंसिपल की स्ट्रेटजी और होगी, वो क्या होगी कि बच्चे ज़्यादा पैसे दें, फ़ी बढ़ाएं, मगर इंतज़ामिया क्या कहेगी? फ़ी कम कर दें। क्यों? उनको पता है कि बच्चा इतना अमीर यहाँ पे नहीं आता। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी वो देखते हैं एक निगाह जो कि ऊपर से आती है, तायराना निगाह, समझे? परिंदा देखता है ऊपर से कि नीचे क्या हो रहा है, एक बर्ड आई व्यू। बिजनेस क्या है? ज़मीन पे चलने वाले लोग, वो देखते हैं कि यार असल ज़िंदगी है क्या, मैं किस इन्वायरमेंट में compete कर रहा हूँ और मेरे लिए क्या पॉसिबल है, मुझे कितनी फ़ीस सेट करनी चाहिए, मुझे किस टीचर से क्या पढ़ाना चाहिए। पीआरसी के अंदर ही 5 पेपर का, हर पेपर का एक अपना टीचर है, हर टीचर ने कुछ ना कुछ आपको डेली पढ़ाना है। उस डेली पढ़ाने के पीछे पिछली रात की एफर्ट्स हैं, वो डेली बेस पे या मंथली बेस पे आपके लिए क्या बनाता है? फंक्शनल स्ट्रेटजी। हाउ कैन दैट फंक्शन कंट्रीब्यूट टू कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ? अब मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो कौन खुश होगा? मेरा एचओडी। मेरा एचओडी मेरी रिपोर्ट किसको देगा? प्रिंसिपल को देगा। तो इस तरीके से मूव करती हैं चीज़ें। तभी ये चैप्टर मैंने बाद में रखा था। 2 पहले कराया, आपको बताया कि बिजनेस क्या होता है, फिर 3 बताया कि उस बिजनेस में स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और फिर यहाँ पर ला के लिंक कर रहा हूँ कि स्ट्रेटजी हर लेवल पे बनती कैसे है। तो कॉर्पोरेट क्या है? हमें क्या करना चाहिए। बिजनेस क्या है? उसके अंडर कैसे अचीव करें। और फंक्शनल क्या है कि अपने रिसोर्सेज को कैसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें जिससे हमारी ये स्ट्रेटजी अचीव हो, इससे ये और इससे ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी अचीव होती है। शायद ये कहता है कि इन स्ट्रेटजीज को याद रखिएगा, कंसिस्टेंट अप्रोच पे लेके चलना। ये नहीं है कि एकदम से जनाब सीए का कॉलेज खोलना है, नहीं, बंद करते हैं, कॉलेज खोलते हैं एफएससी के लिए, 2 महीने का लॉस हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, बंद करो सब कुछ, कुछ और काम करते हैं। ये नहीं करना। हर बिजनेस में नफ़ा नुकसान होता है और वो बिजनेस ही नहीं जिसमें नुकसान ना हो। तो देयर इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप अपने ओवरऑल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। इसलिए कहता हूँ कि डेली पढ़ें मगर थोड़ा पढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग सब कुछ ही कर लें एक दिन में, बट यू हैव टू बी, ताकि आप नेक्स्ट डे में एंटर हो सके। यहाँ पे बच्चा नेक्स्ट डे में जाता ही नहीं है, वो फर्स्ट डे ही डीमोटिवेट होकर बैठ जाता है कि भाई अब नहीं हो सकता, अब मैं थक गया हूँ, अब मेरे बस का ये नहीं है। हर बिजनेस स्ट्रेटजी को ये चाहिए, ईच बिजनेस स्ट्रेटजी शुड हैव इट्स ओन ऑब्जेक्टिव एंड उसको ये अचीव करने हैं बाय कंट्रीब्यूटिंग द फंक्शनल। ये इसको सपोर्ट करेगी, ये इसको सपोर्ट करेगी, इसका एडवांटेज इसको मिलेगा, इसका इसको मिलेगा। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी शुड सीक टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ये काम कर रही है ओवरऑल लेवल पे। बिजनेस काम कर रही है, बिजनेस के अब पीआरसी के एचओडी के पास अपने क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव्स। उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उसने अपनी क्या बनानी है? एक बिजनेस स्ट्रेटजी। उस स्ट्रेटजी के लिए उसको क्या चाहिए होगा? रिसोर्स। रिसोर्स कहाँ पे उसको मिलेगा? फंक्शनल से। मैं आ गया क्लास में, मुझे कहा जाता है कि आपने I2B पढ़ानी है क्लास में 3 महीनों में, ठीक है। ये मुझे उसने एक डायरेक्शन सेट कर दी है और मुझे स्कोप दे दिया। अब कहानी आ गई मेरे पे कि मैंने 3 महीने में ख़त्म कैसे करवानी है अलॉन्ग विद ऑल द टेस्ट। मैंने पूछा जी टाइम कितना है? उन्होंने कहा सर घंटा है। मैं कहा घंटा कम नहीं है। उन्होंने कहा सर घंटे में पूरा भी करना है। मैंने कहा डन। 45 मिनट की क्लास करेंगे और डेली 15 मिनट का, तुम तो गुजर के आए उस चीज़ से, 15 मिनट का टेस्ट कर लेंगे। अब समझ आई कि वो कोर्स इतना स्पीडली पूरा कैसे हुआ था।
प्लानिंग के थ्रू। जो आपको मैंने डे 1 पे एक प्लान दिया था कि इस दिन ये, इस दिन ये, इस दिन ये, अगर ये ना हो, दीवार पे लगा हुआ कागज़ अगर ना हो, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आप डायरेक्शन लेस टकरे मारते फिरेंगे, क्या आपने करना क्या और करना नहीं है। अब वो एक एफिशिएंट परफॉर्मेंस थी, मैं क्या कर सकता हूँ। तो हर फंक्शनल स्ट्रेटजी आगे अपने क्या बनाएगी, ऑब्जेक्टिव्स, और उनको अचीव करेगी जो कि कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ रेलेवेंट बिजनेस स्ट्रेटजी। इसका इसको इसका ऊपर, याद है, क्लियर है, आसान सी बात है। अब आइए एक एक को जरा डिटेल में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं नीचे से। फंक्शनल स्ट्रेटजी ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। अब मैं यहाँ पे खड़ा होकर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा एचओडी सोया हुआ है, मेरा प्रिंसिपल भी सोया हुआ है, मगर काम कौन कर रहा है, ऑपरेशनल मैनेजर्स। सुबह सुबह सीएफओ नहीं आता, सीईओ नहीं आता, कौन आता है, मजदूर आए होते हैं, एम्प्लॉयर्स आए होते हैं, जिन्होंने सैलरी लेनी होती है। वो सैलरी क्या ज़्यादा होती है, इतू से होती है। ये कौन होते हैं, फंक्शनल लोग, रिलेट्स टू पर्टिकुलर फंक्शंस विद इन एन। अब मेरा इस वक्त इस टाइम पे क्या फंक्शन है कि मुझे पीआरसी पढ़ानी है। यहाँ पे खड़े होके इस टाइम पे मैं कैफ 4 तो टीच नहीं कर सकता, कैफ 8 टीच नहीं कर सकता। अब उस वक्त मुझे क्या करना है, मुझे आपको I2B पढ़ानी है। तो हर फंक्शनल बंदे का एक अलग रोल होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, मार्केटिंग में है, सेलिंग में है, रिसर्च में है, या कोई भी वो काम कर रहा है, किसी भी तरह की कंपनी में कोई भी काम कर रहा हो सकता है। वो कंसर्न होता है, मैं कंसर्न हूँ कि मैं अपने इदारे को कैसे ऊपर लेके जा सकता हूँ। यही एक अच्छे एम्प्लॉय की निशानी होती है। ही इज ऑलवेज कंसर्न अबाउट द एंटिटी। क्यों, जितना उसका इदारा ऊपर जाएगा उतनी ही तरक्की उसको भी मिलेगी। और मेरा क्या फोकस है आप पे, पीपल, प्रोसेसेस, मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ, और यूज ऑफ रिसोर्सेस। इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है, मार्करों का, कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है, पंखे चल रहे हैं नहीं, क्यों, जान के बंद किए हैं, हाँ ठंड है ना, लाइट्स चल रही हैं। अगर आप कहते हैं मैं ऑन कर देता हूँ, जो कोई मसला नहीं है, पंखे ऑन कर दूँ, एसी भी ला सकता हूँ, ये आप हुक्म करें। मैं रिसोर्सेज आपको पूरे प्रोवाइड करना चाहूँगा, ताकि आप कल को ये ना कहें कि सर हम बैठे थे बट आपने एसी ऑन नहीं किया था। अच्छा, कहाँ पे फोकसेस ऑन इश्यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोसेसेस और पीपल। नहीं, टाइपिंग नहीं है। देखो, मुझे सबसे पहले क्या कंसर्न है, आपका मेन इशू क्या है, आपका मेन कंसर्न क्या है, पेपर पास करना। तो अब मैं उस इशू पे फोकस कर रहा हूँ, किसके, आपके। प्रोसेसेस, मैंने किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्या खामियां हैं, उन खामियों को पूरा भी तो करना है, या उनके साथ चलते जाना है, पूरा भी करना है। आगे आते हैं, ज़रा चलते हैं एचओडी पे। स्ट्रेटजी कौन सी है, बिजनेस स्ट्रेटजी। अ लार्ज ग्रुप ऑफ कंपनीज माइट कंसिस्ट ऑफ मैनी सब्सिडरी। सब्सिडरी क्या होती है, एनी आइडिया? सब्सिडी का पता है, सब्सिडरी का नहीं पता, बता देता हूँ। ये इदारा है, ठीक है, इस इदारे ने एक और इदारे का 50% से ज़्यादा अगर हिस्सा खरीद लिया है, 50% से ज़्यादा अगर हिस्सा खरीद लिया है, तो ये इदारा क्या बन जाएगा, उसकी सब्सिडरी। ये फ़र्क है। और ये क्या होगा, उसकी, ये कहलाएगी उसकी होल्डिंग कंपनी। क्या कहलाएगी उसकी, होल्डिंग कंपनी। और ये क्या है, इसकी सब्सिडरी कंपनी।
तो जब आप देखते हैं ना लार्ज ग्रुप ऑफ कंपनीज, वहाँ पे एक कंपनी नहीं होती है। अब फातिमा ग्रुप में क्या क्या है देखें जरा, नेट है, गूगल करें फातिमा ग्रुप में क्या क्या आता है, सर्च करें थोड़ी सी फातिमा ग्रुप। मोबाइल नहीं तुम्हारे पास? फातिमा ग्रुप, बड़े लकी हो यार मत जान। अच्छा तभी तुम उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं हो, अब समझ आई। मैं परेशान था, मैं कहा पर जान नहीं यहाँ पे। मैं असल में गवर्नमेंट लेके दिया था, लेकिन मैंने खुद ही इसको वापस कर दिया। और कब उसे वापस लोगे? पीआरसी के फौरन बाद? मैंने उनको कहा कि मैं अपने खुद की कमाई दूंगा। गुड, आई लाइक दैट स्पिरिट। अच्छा हाँ जी, फातिमा ग्रुप क्या क्या इसमें इदारे हैं छुपे हुए? इदारे फर्टिलाइजर्स, रिलायंस और फातिमा फर्ड और फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड और फर्टिलाइजर्स। एक कंपनी नहीं है, ये पूरा ग्रुप है जिसके अंदर मल्टीपल क्या है, सब्सिडरीज। टेक्सटाइल, शुगर। सब्सिडरीज माइट बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्ट्रेटेजिक बिजनेस। अब क्या करते हैं बेसिकली, होता क्या है, इसको आसान तरीके से समझ लेते हैं। एक जो एचओडी है, क्या उससे सिर्फ पीआरसी 5 को देखना? नहीं, पीआरसी 1 से लेके पीआरसी 5 को देखना है। इसका मतलब ये है कि एचओडी माइट कंसिस्ट ऑफ मैनी पीआरसी सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट ऑफ पीआरसी माइट बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्ट्रेटेजिक बिजनेस। उसके लिए इंडिविजुअल पीआरसी क्या है, एक एक एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। पीआरसी 1 के अपने मसले होंगे, पीआरसी 2 के अपने मसले हैं, 3 के अपने मसले हैं, 4 के अपने और 5 के अपने अपने मसले होंगे। तो उस बंदे ने क्या करना है, हर एक एसबीयू को पकड़ के उसके मसले मसाइल देखने हैं। ईच एसबीयू इज अ डिफरेंट बिजनेस एंड शुड हैव इट्स ओन बिजनेस स्ट्रेटजी। अब पीआरसी 1 के टीचर के लिए एक अलग स्ट्रेटजी बनाएगा ये। जो टीचर सुबह 11 बजे से पहले नहीं उठ सकता, क्या ये एचओडी सुबह 8 बजे क्लास रख सकता है उनकी? नहीं रख सकता। जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमने फास्ट ट्रैक या क्रैश कोर्स नहीं पढ़ाना, क्या उनका नाम आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसने हर इंडिविजुअल यूनिट पर जाकर देखना है कि किस किस के क्या क्या मसले मसाइल हैं। इन अ कमर्शियल एंटिटी बिजनेस स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन हाउ टू कम्पीट। अब जितना ये अच्छा उसको मैनेज कर लेंगे, उतने ही अच्छे वे में चीज़ों को लेकर चलेंगे और बाकियों से कम्पीट कर सकेंगे। और ये हमेशा कंसर्न होंगे कि ये अपने वेंचर को कैसे सक्सेसफुल बना के देंगे। पीआरसी वाला अपने पीआरसी को उठा रहा होगा, उसकी एक अपनी मार्केटिंग की टीम होगी, कैफ वाला अपना, सीफैब वाला अपना। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ये इदारा क्यों बन गया, क्या काम करने हैं डिसाइड हो गया। मैच करना है कि इस इदारे के साथ जो एक्सटर्नल लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ इनका क्या तरीकाकार होना चाहिए, कैसे उनको डील करना चाहिए, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं और उनका बेहतरीन इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। और अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने पर्पसेस को हमेशा अलाइन रखना चाहिए। हमेशा क्या रखें? अलाइन रखें। हर स्ट्रेटजी के लेवल पे डिफरेंट तरह की प्लानिंग होती है। याद है कॉर्पोरेट बिजनेस और कॉर्पोरेट के ऊपर प्लानिंग कौन सी होगी? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बिजनेस में कौन सी होगी? टैक्टिकल प्लानिंग। और फंक्शनल में कौन सी होगी? ऑपरेशन। याद है ऑपरेशनल मैनेजर्स, तो प्लानिंग कौन सी है? ऑपरेशनल प्लानिंग। बात करते हैं ऑपरेशनल की, डिटेल्ड प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज। अब मैं जब यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं सारा प्लानर अपने साथ लेके चल रहा हूँ कि मुझे किस टाइम पे क्या, पहले घंटे में क्या करना है, दूसरे घंटे में क्या करना है। मैं रैंडम तो नहीं चल रहा।
डिटेल्ड प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफन एट सुपरवाइजर लेवल फॉर द अचीवमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म गोल। मेरे लिए गोल शॉर्ट टर्म है, मैंने 2 घंटे में जो करवाना है वो शॉर्ट टर्म है, और हफ्ते में जो करवाना है उसके मुताबिक वो क्या है, लॉन्ग टर्म है। तो मैंने वर्कलोड को डिवाइड कर लिया है बिटवीन सेवरल एम्प्लॉयज। मैं पढ़ा रहा हूं, टेस्ट नहीं दे रहा, कासिम क्या ले रहा है, टैक्टिकल। ये बनाते हैं शॉर्टर प्लान्स, 6-6 महीनों के प्लान, 2-2 महीनों के प्लान, 3-3 महीनों के प्लान, महीने के प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान्स फॉर अचीविंग मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स। यहां पे क्या है, शॉर्ट टर्म, यहां पे क्या है, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ये बना हुआ है डेली बेस पे, ये बना हुआ है मंथली बेस पे, ये बनेगा ईयरली बेस पे। यहां तक ले आइए करते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ओके। सबसे पहले JSW ये कहता है कि यार डिसाइड कर लो कि आप लोगों ने करना क्या। डिसाइड कर लिया, यानी कि एक डायरेक्शन सेट कर लो, उसके मुताबिक उसका स्कोप देखो, उसके मुताबिक देखो रिसोर्सेज इतने हैं या नहीं है, क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हो लोगों को, कौन कौन से लोग तुम्हारे साथ अटैच्ड हैं, और कैसे तुम बाकियों से अच्छा कंपीट कर सकते हो। इसको कहते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज। ओनर्स और अदर स्टेक होल्डर्स, इनकी क्या होती हैं, एक्सपेक्टेशंस। प्रिंसिपल की एक्सपेक्टेशंस होंगी किससे, हर हेड से। इन्वायरमेंट में क्या थ्रेट्स हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं, और कैसे आप उनको ओवरकम करके अपने लिए कामयाबियां हासिल कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी ऑफ एंटिटी, स्ट्रेंथ और वीकनेस, इसके ऊपर जरा बात करते हैं। यू हैव टू गो थ्रू स्ट्रेटेजिक चॉइस। ये 3 तरह की होती हैं, 3 लेवल्स पे काम करती हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और डेवलपमेंट डायरेक्शंस के साथ ये ऑपरेट कर रही होती हैं। ऑल्दो ये चीज़ें किताब में उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं की हुई, तो हम इतना इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ऑर्गेनाइज करना है। आपने एक पूरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और लोगों को अथॉरिटी बांट दी कि तुमने ये करना है, तुम PRC के हो, तुम कैफ के हो, तुम CFAP के हो। अगर ये ना करे तो ओनर हमेशा खुद परेशान रहेगा, वो एक टाइम पे मल्टीपल लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो एक ओनर बना, उसने अपने अंदर 3 लोग खड़े कर दिए। ये स्ट्रक्चर टॉल है या फ्लैट है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट बन रहा है ना, 1 2 3 4 5। और डेलीगेट करने से क्या होगा, वो खुद सारे कामों में इन्वॉल्व नहीं होगा। ईयर एंड पे वो हर HOD से क्या लेगा, रिपोर्ट, कि बताओ तुम्हारी टीम ने क्या किया, तुम्हारी टीम ने क्या किया और तुम्हारी टीम ने क्या किया। इससे क्या होगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी। स्ट्रक्चर मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड दैट हेल्प्स एंटिटी टू इम्प्लीमेंट द, जितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उतनी अच्छी तरीके से वो अपनी स्ट्रेटजीज को अचीव कर पाएंगे। इंडिविजुअल शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रोल। हर HOD क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। देन वी हैव टू एनेबल कि हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को कैसे बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। ईच रिसोर्स मस्ट बी यूज टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। चेंज मैनेजमेंट, ICAP कभी भी मतलब स्कीम नहीं ले आता है। अब सुनने में ये आ रहा है कि शायद 25 की स्कीम में इको और I2B आपस में मर्ज हो जाएगी, सुनने में ये आ रहा है, क्या पता हो या ना हो। तो जो भी स्ट्रेटजी बनाए हमेशा चेंज को सामने रखते हुए बनाए। अब ICAP एकदम से कह दे कि यार PRC का पेपर जनवरी में नहीं होगा, फरवरी में होगा, तो ये बड़ा चेंज है। उसके मुताबिक फिर हमें चीज़ों को कवर करना है। अब जो हम करा रहे हैं 7 डेज़ में, शायद वो एक्सटेंड होके 20 डेज़ का बन जाए। तो ये साथ साथ चीज़ों को चेंज हमने करते रहना है। एंटिटीज़ को चाहिए कि वो उन तमाम चेंजेस को अडॉप्ट करें,
उनसे खफा ना हो, क्योंकि जो खफा हो गया वो गया। इंसान को हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर आके परफॉर्म करना चाहिए, तब जाके वो कुछ कामयाबी हासिल कर सकता है। वो टीचर जो कहता है कि सर 11 बजे से पहले मैं नहीं पढ़ाऊँगा, और अगर 8 बजे उसको कोई क्लास दी जाए जिसमें 200 बच्चों की स्ट्रेंथ हो, तो उसको भी अपने आप में चेंज लेके आना पड़ेगा, और 11 से पहले 7 बजे उसको उठना पड़ेगा, अदरवाइज वही अपॉर्चुनिटी लूज कर देगा। तो चेंज मैनेजमेंट आप में भी, इंसानों में भी चेंज लाजमी आनी चाहिए। अगर चेंज नहीं लेकर आ रहे हैं आप, तो अपने साथ आप नुकसान कर रहे हैं। तो यू हैव टू बिल्ड द चेंज। उस चेंज को मैनेज करें और सक्सेसफुल तरीके से अपने काम को पूरा करें। ये लेवल्स हैं, ये पूरा हायरार्की है। सबसे पहले क्या बनता है? मिशन। ये क्या है? मेरा ओवरऑल पर्पस। उसको अचीव करने के लिए क्या बनेगा? गोल। उसके लिए ऑब्जेक्टिव, इसके लिए लॉन्ग टर्म, उसके लिए मीडियम टर्म, और उसके लिए शॉर्ट टर्म। तो मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, प्लानिंग और ऑपरेशनल लेवल के ऊपर प्लानिंग और एम। ब्रेक करते हैं, कहानी यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे मिशन और विजन के साथ। दुल्ला भाई, हम क्या ब्रेक पे जा सकते हैं? थैंक यू। तो सर कहानी हमारी रुकी थी एक हायरार्की पे। जो हमारा ओवरऑल पर्पस है करंट, जो हमने अचीव करना है, दैट इज मिशन। इस मिशन को अचीव करने के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे? इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म टारगेट्स, लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट्स, सॉरी मीडियम टारगेट्स, और उसके लिए शॉर्ट टर्म या ऑपरेशनल टारगेट्स या प्लान्स। हर इदारे का कोई ना कोई मिशन होता है कि ये इदारा क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी क्या वैल्यू है, क्यों ये बना है, और किस तरीके से ये सोसाइटी में एक अहम रोल प्ले कर रहा है। तो बेसिकली मिशन क्या है या मिशन स्टेटमेंट क्या है? ओवरऑल पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इदारा क्यों बनाया गया, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों ये आपके सामने काम कर रहा है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है, और ये अपने कस्टमर्स को किस तरीके से अच्छी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सप्लाई कर सकता है। जब एक इदारे का मिशन ही नहीं होगा तो उसके जिंदा रहने का कोई हक भी नहीं है। ज़िंदगी गुजारने के लिए भी क्या करना पड़ता है? ज़िंदगी गुजारने के लिए भी क्या करना पड़ता है? जीने का एक मकसद होता है, उस अगर वो ही नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं। तो वो बस फिर जिंदगी मतलब वो फिर टाइम पास ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ड्रकर ने कुछ बातें की। उसने कहा कि भाई देखो आपका बिजनेस क्या है, कैसे आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू कर सकते हो, व्हाट विल आवर बिजनेस बी एंड व्हाट शुड आवर बिजनेस बी। अभी क्या है, कैसे वैल्यू कर सकते हो, फिर कस्टमर्स को देख के सोचो कि इसमें क्या कुछ चेंज हमें चाहिए, और आगे हम इसको कैसे एफिशिएंटली परस्यू कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ एसबीआई की मिशंस, एसबीआई की मिशन स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये चीज़ें हैं जो कि हम अपने लोगों को दे रहे हैं। ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्ट, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, डेवलपमेंट, बेनेवोलेंस, केयर, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और कम्युनिटी बिल्डिंग। ये सारी बातें सीए के साथ साथ हमने अपने बच्चों में लाजमी डेवलप करनी है। बेनेवोलेंस क्या है? दूसरे की तरफ शफकत की निगाह से देखना। मतलब शफकत छीमा वाला शफकत नहीं, शफकत इस अच्छाई, नेकी, लोगों का ख्याल करना। विजन, विजन इज योर डिजायर्ड ऑप्टिमल फ्यूचर स्टेट। कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशंस वांट्स टू अचीव ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा था, इनका विजन क्या था कि वो एम्पावर करेंगे इंसानों को थ्रू ग्रेट सॉफ्टवेयर एनी टाइम एनी प्लेस एंड एनी डिवाइस। और आजकल यही हो रहा।
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लैपटॉप में भी पाई जाती हैं, मोबाइल में भी पाई जाती हैं, टैब्स में भी पाई जाती हैं, यहाँ पे भी वही चल रही है। तो किसी भी टाइम किसी भी जगह पे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। और अब वो हर डेस्क पे, डेस्क छोड़ो वो हाथों में है, और आप उनको इस्तेमाल करके अपनी जो डेली की चीज़ें हैं वो कवर करते हो। तो हर एक इदारे का ना एक ग्रैंड विजन होता है कि वो वाकई में किस तरीके से आगे अपने लोगों को लेके जाना चाहता है, और उस विजन के पीछे डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, मिशन होते हैं। एक मिशन पूरा हो गया, अगले पे चले गए, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरे पे चले गए। मिशन स्टेटमेंट के एलिमेंट्स, देयर हैज़ टू बी अ पर्पस, उसके पीछे क्या है, स्ट्रेटजी, उसको अचीव किस तरह करेंगे, स्कोप डिसाइड करेंगे, फिर पॉलिटिक्स एंड बिहेवियर्स देखने हैं, और लोगों के साथ आपने जो जो कमिटमेंट्स की हैं, क्या कल्चर है, किस तरीके से आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो सारी कहानी वुड हेल्प यू टू अचीव दैट मिशन। मिशन क्या है? एक अच्छा मिशन आपके एम्प्लॉय को हमेशा मोटिवेटेड रखेगा। आपका एम्प्लॉय वो देख के बहुत खुश होगा कि हाँ यार, मेरे कंपनी मेरे बारे में कुछ सोचती है। अब जैसे इंटेग्रिटी बेनेवोलेंस है, आप लोग भी कौन है, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉय भी क्या है, एक स्टेक होल्डर है। अब आपको भी इस चीज़ की तरफ है कि नहीं यार, ये सिर्फ हमें पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि इसके अलावा और बहुत सारी बातें हमें सिखाने वाले हैं। फिर एक अच्छा मिशन आपके स्टेक होल्डर्स को मज़ीद अट्रैक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स। ज़्यादा क्रेडिटर्स होंगे, आपको ज़्यादा सामान इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। फिर कस्टमर्स खुश होते हैं, जो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। फोकस इज ऑन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। क्यों? आपका माइंड क्लियर होता है। इफ़ यू आर क्लियर इन माइंड, इट मीन्स कि आप लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के अच्छे वे में चीज़ों को लेके चल सकते हैं। मगर आजकल के दौर में क्या होता है, चैट जीपीटी, जनाब मुझे एक मिशन बना के दो, उसने बना दिया, आपने उठा के लगा दिया। ये ऐसे नहीं होता। मिशन के पीछे ना दिल होता है, जो दिल से बात निकलती है ना, वो असल मिशन होता है। एआई हो गया या कॉपी पेस्ट हो गया, उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में ये लोग करते कुछ नहीं है, कोई चक्कर नहीं है मिशन का। वो सिर्फ करते हैं आज है तो है, कल है तो है, आगे फ्यूचर का सोचते ही नहीं है। विश लिस्ट, कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी विश लिस्ट शुरू कर देते हैं, वो भी नहीं है। वो दें जो कि आप वाकई में लोगों को प्रोवाइड कर सकें, उससे ओवर भी आपने ऑपरेट नहीं करना। विजन क्या है, इसको मैं खोल ही लूँ फिर। विजन क्या है, आपका विजन भी दिखाते हैं, इदारे का विजन। इदारे का विजन, to serve the students of accountancy and business through education, excellence, innovation, technology, entrepreneurship, benevolence, ethics and personal development। ये हम चाहते हैं कि हम आगे बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड करें। ये हमारा विजन है जो कि हम बच्चों को देना चाहते हैं। पीछे आ गया। ओके, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उससे पहले विजन। विजन क्या है? एक फ्यूचर डायरेक्शन। ये आपके कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए काम करेगा। ये एक्सप्रेस करता है कि आप लोग अपने आप को आगे कहाँ पे देख रहे हैं, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने साथ जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स को भी। इट शुड बी इन रियलिस्टिक टर्म्स, बिल्कुल ही हवाई बात ना हो, जो कर सकते हैं वही बात हो। मोटिवेटिंग होना चाहिए, लोगों को पढ़ के हौसला आए, फुली कम्युनिकेटेड हो और कंसिस्टेंट रहे। ये आप बार बार इसको चेंज नहीं कर सकते। मल्टीपल विजन्स को नहीं रखना, एक विजन को रखना है। हाँ, उस एक विजन को अचीव करने के लिए आप मल्टीपल मिशंस क्रिएट कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? इट गिव्स यू जनरल डायरेक्शन, गिव्स यू होप, आपको स्कोप बताता है और आपको फ्लेक्सिबल होने का मौका देता है। देन देयर आर गोल्स। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या फ़र्क है? गोल्स नैरेटिव होते हैं। मुझे
सेल्स बढ़ानी है, ये गोल है। मुझे 20% से सेल्स बढ़ानी है, इसमें 20% आ गया, एक न्यूमेरिकल टर्म आ गई, एक फिगर आ गई, ये क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव। मुझे शेयर होल्डर को प्रॉफिट देना है, ये क्या है? ये क्या है? शेयर होल्डर को प्रॉफिट देना है, ये गोल है। मुझे शेयर होल्डर को 10% प्रॉफिट देना है, ऑब्जेक्टिव है। तो दोनों में फर्क क्या है? ये बिल्कुल क्या है? नैरेटिव। ये उसके साथ साथ फिगर्स भी आती हैं। ऑब्जेक्टिव्स को स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एग्रीड होना चाहिए, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होना चाहिए। इट शुड बी स्पेसिफिक। 20% क्या है? स्पेसिफिक टर्म है। क्या ये मेजरेबल है? 20 का वर्ड, ठीक है। ये एग्रीड हो गया, रियलिस्टिक भी है, हाँ हम कर सकते हैं, और टाइम बाउंड, कब तक देना है? मुझे मेरे शेयर होल्डर का 20% इंटरेस्ट अगले साल के अंदर अंदर देना है। अगला साल मैंने क्या कर दिया है? उसको टाइम बाउंड कर दिया, बता दिया है कि अब अगले साल में मुझे इतना काम करना है कि मैं उसको 20% प्रॉफिट दे सकूं। तो ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ओके, अब कहानी शुरू होगी स्टेक होल्डर्स की, और उसके बाद मेंडल मैट्रिक्स और कहानी खत्म। स्टेक होल्डर्स, कंपनी में 3 तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक इंटरनल, एक कनेक्टेड जो साथ जुड़े होते हैं, और एक एक्सटर्नल। मुझे बताइए इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं कंपनी के? ये एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई के केस में इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? जो ओनर्स हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आईटी वाले, कैमरामैन सारे, एचओडीज, मैनेजर्स, कैंटीन स्टाफ, गार्ड, ये सब क्या है? इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। नॉर्मली कौन से लोग होते हैं? शेयर होल्डर्स या ओनर्स, उसके साथ फुल टाइम एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज। इनका क्या क्या स्टेक होता है? ओनर का स्टेक क्या है? ओनरशिप और लॉन्ग टर्म ग्रोथ, और इनका रेम्यूनरेशन, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इनका करियर कैसे आगे डेवलप होगा। जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, अगर आपने मूव भी करना है दूसरी कंपनी में, तो वो एक्सपीरियंस पिछले वाला आपका काम आएगा, आपका करियर प्रॉस्पेक्ट ऊपर उठ जाता है। रेम्यूनरेशन, कितनी सैलरी वहाँ से आप ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तनख्वाह कितनी मिल रही है आपको, क्या आपको तनख्वाह उतनी मिल रही है जितना आप काम कर रहे हैं, उनका स्टेक लगा हुआ है। इदारा बंद हो जाए, जॉब भी गई, जो आ रहा था पैसा वो भी गया, उस पैसे के बदले जो उधार लिए हुए थे जो ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो भी फारिग, और करियर भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा, अनलेस कि आपको कोई और नौकरी नहीं मिलती। और दूसरी नौकरी पर जाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, उस एरिया में हाई स्किल होना पड़ेगा, यानी कि जॉब स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स, ये वो होते हैं जो कि ना इंटरनल है ना ही क्या है एक्सटर्नल, ये साथ जुड़े होते हैं। लेंडर्स और सप्लायर्स, फर्नीचर बनाने वाले, अगर ये फर्नीचर बना रहे हैं इदारे के अंदर बैठ के, अब ना तो ये बाहर के हैं और ना ही हमारे अपने हैं, मगर ये हमें चीज़ें बना बना के प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये उस पावर में नहीं होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग कर सकें, मगर कंपनी के साथ जुड़े होते हैं लेंडर्स, रीपेमेंट ऑफ द डेट प्लस इंटरेस्ट ऑन टाइम, और सप्लायर्स जो कि आपको सामान वगैरह प्रोवाइड करते हैं कंसिस्टेंटली। आपको चाहिए कि इनको अपने पास हमेशा रिटेन रखें। अब ये वेरी कर सकता है, किसी केस में सप्लायर कनेक्टेड ना हो, एक्सटर्नल हो, तो कनेक्टेड और एक्सटर्नल में चीज़ें मूव हो सकती है, आपने परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेके। देन वी हैव एक्सटर्नल, गवर्नमेंट, कोविड आ गया, बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो, स्मॉग आ गई, बंद कर दो, अब इनको मना भी नहीं कर सकते। इनका स्टेक क्या होता है? टैक्सेस, आने वाला रेवेन्यू, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। ये कॉलेज या सीए के तमाम कॉलेज इकोनॉमी में कितना किरदार अदा कर रहे हैं, कितने ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को निकाल रहे हैं। डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जितने ज़्यादा इदारे होंगे उतनी ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी,
तो जो गवर्नमेंट पे ब्लेम होता है कि हमें नौकरियां दो, तो उनका स्टेक कहाँ लगा हुआ है? टू डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट। लोकल कम्युनिटी, अब ये इदारा सड़क पे है और आसपास घर हैं, लोकल लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इनका भी स्टेक है। हम अगर पार्किंग की जगह ले रहे हैं अपने साथ, जो हमारी है बेल्ट, अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दे आर कंसर्न कि यार ये लोग उसको सही से इस्तेमाल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर क्या ये इदारा शाम के वक्त शोर तो नहीं मचाता, धुआं तो नहीं जनरेट करता? ये इस इदारे को यहाँ होने से क्या हमारे घरों को कोई नुकसान तो नहीं पहुँच रहा? क्या ये इदारा शाम के वक्त अपना कूड़ा बाहर सड़क पर तो नहीं फेंक रहा? क्या ये पोल्यूशन तो नहीं फैला रहा? इनका स्टेक भी होता है। जनरल पब्लिक, स्पेशल इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाले लोग, ये स्मॉग आ गई थी, बंद करो, हल्लाबाजी हो गई थी यहाँ पर बैठ, जनाब बंद करना पड़ेगा कॉलेज, आपको बंद किया। पब्लिक हेल्थ, क्या हम लोग क्या लोगों की हेल्थ के साथ नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? तो ये सारे लोग कंपनी के साथ अटैच्ड हैं मगर एक्सटर्नली। देन देयर आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये किसी जगह पे आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कनेक्टेड या एक्सटर्नल। ये एनईडीज क्या होते हैं? ये वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी के पेरोल पे नहीं होते हैं, यानी कि कंपनी से सैलरी रिसीव नहीं करते हैं। कंपनी ने इनको अपॉइंट किया होता है कि आओ और आके हमें सिर्फ मशवरे दो अच्छे अच्छे, अपना एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर करो, और कुछ नहीं। सिर्फ क्या शेयर करो? एक्सपीरियंस और नॉलेज। ये डायरेक्टर्स तो हैं मगर इनका काम डिसीजन मेकिंग करना नहीं है, सिर्फ आगे मोटिवेट करना है कि आप लोग अपने इदारे को किस तरीके से उठा सकते हो, बेहतर बना सकते हो। नहीं, सैलरी नहीं लेते, सैलरी और है जो आपको फिक्स मिलनी ही मिलनी है हर मंथ के एंड पे, मगर जो सर्विस देंगे, खर्चा वगैरह आने जाने का, वो लेते हैं। अब कुछ यहां पे कॉमन इंटरेस्ट है। शेयर होल्डर और एम्प्लॉयज का एक कॉमन इंटरेस्ट ही है क्या? सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर कोई यही चाहता है। हाई प्रॉफिट विच नॉट ओनली लीड टू हाई डिविडेंड बट ऑल्सो जॉब सिक्योरिटी। चाहे शेयर होल्डर हो चाहे एम्प्लॉय हो, जॉब सिक्योरिटी भी मांगता है, ज्यादा पैसे भी मांगता है। उसके लिए क्या चाहिए? हाई प्रॉफिट चाहिए, एक अच्छी रेम्युनरेशन चाहिए। सप्लायर्स का इंटरेस्ट है कि भाई कंपनी ग्रो करेगी, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, उनकी भी सेल बढ़ जाएगी। मगर कभी कभी कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट भी होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड कहे कि मुझे सैलरी बढ़ानी है, प्रिंसिपल कहे कि नहीं, सॉरी, प्रिंसिपल कहता है कि हमें ज़्यादा पैसे चार्ज करने हैं, टीचर कहते हैं नहीं हम कम पैसे, वो कहता है ठीक है कम पैसे तो फिर कम रेवेन्यू, टीचर कहता है नहीं रेवेन्यू उतना ही दो मगर बच्चों को कम पैसों में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करो। तो कभी कभी कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट पे निकल आते हैं। वेज राइजेस माइट बी एट द एक्सपेंस ऑफ डिविडेंड। शेयर होल्डर क्या चाहता है? डिविडेंड दो, साल के एंड पे मुनाफा दो, और एम्प्लॉयज कहते हैं तनख्वाहें बढ़ाओ। तनख्वाहें निकलेंगी कहाँ से? उसके डिविडेंड को काट के। मैनेजर्स हैव एन इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ बट दिस माइट मिटिगेट द करंट प्रॉफिट्स कम कर दोगे, कोई मसला वाली बात नहीं है, हम आपसे रेवेन्यू उतना ही चार्ज करेंगे। वो टीचर और एम्प्लॉय वाली बात आ गई। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माइट बी एट द एक्सपेंस ऑफ लोकल कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट। छोड़ दो बाहर आवाम क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, अपने इदारे को फैलाई जाओ, ज़मीनें ख़राब करी जाओ, उसके ऊपर सोसाइटियाँ बनाई जाओ। तो कुछ इंटरेस्ट कन्फ्लिक्टिंग होते हैं और कुछ कॉमन होते हैं जो कि लोगों के साथ साथ चल रहे होते हैं। फिर इनके पास ताकत होती है, लीगल राइट्स होते हैं जो है ना आपके एक्सटर्नल, उनके पास पावर कहाँ से आती है? लीगल राइट्स, कंट्रोल ओवर की रिसोर्स, वो ताकत रखते हैं। सप्लायर, उसकी ताकत क्या होगी? एक सप्लायर की ताकत क्या होगी? उसके पास माल है, उसके पास रॉ मटेरियल है, वो चाहे तो प्रोवाइड करे चाहे तो ना करे, उसके पास रॉ मटेरियल है। गवर्नमेंट के पास ताकत क्या होगी? तो कभी भी किसी भी टाइम बंद करवा सकते हैं, इदारे पूरे बंद हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने आया, लाइसेंस ख़त्म कर दिया, छुट्टी होगी।
अब आप तब तक नहीं खुल सकते जब तक गवर्नमेंट से आप इजाज़त लेके ना आ जाए। बाइंग पावर, कस्टमर के पास क्या ताकत होती है कि वो किसी भी टाइम आपको चेंज कर सकता है। जहाँ से उसको सामान अच्छा मिल रहा है वो उसके पास चला जाए, जहाँ से सामान कम पैसों में मिल रहा है उसके पास चला जाए। तो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के पास मुख्तलिफ ताकत होती है। ओनर्स के पास क्या ताकत है? पोजीशन की, कुर्सी की ताकत। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज ड्यू टू स्पेशल एक्सपर्टीज दैट दे पोजेस, टॉप कंसल्टेंट्स और एनालिसिस। फिर दे क्लेम ऑन रिसोर्सेज, उन्होंने डिसाइड करना है कि किस क्लास में कितनी कुर्सियाँ हों, कितने कैमरामैन हो, कौन सा कैमरामैन हो, कितने पंखे लगे हों, कितने एसी लगे हों। तो हर एक के पास ताकत होती है चीज़ों को संभालने की। इसके चलते हमारे सामने आता है स्टेक होल्डर्स और उनका एक मैप, इसको कहते हैं मेंडलो मैट्रिक्स। मेंडलो मैट्रिक्स 2x2 का, ये देख लेते हैं। 2x2 का ये मैट्रिक्स है। एक तरफ आ गया लेवल ऑफ इंटरेस्ट और एक तरफ आ गया उसकी पावर, इंटरेस्ट और पावर। वो स्टेक होल्डर, एसबीआई की बात कर लेते हैं, ठीक है। एसबीआई के केस में जरा मुझे बताइएगा, ऐसा स्टेक होल्डर जिसका इंटरेस्ट लेवल लो हो, किसका लो होगा? एसबीआई के स्टेक होल्डर्स का हमारा कौन सा ऐसा स्टेक होल्डर है जिसका इंटरेस्ट बहुत ही लो है? कौन है ऐसा बंदा जिसको इतना खास फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? सोसाइटी के लोग। और अगर इनके पास इतनी पावर भी ना हो, लेस पावर हो, तो कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लो इंटरेस्ट और लो पावर, तो इनके लिए क्या किया जाए? मिनिमल एफर्ट की जाए ताकि सिर्फ इनको इंफॉर्मेशन दे दी जाए जिससे ये क्या रहे, सेटिस्फाइड रहे। इनको बस बता दें कि यार हम यहाँ पे ना वो पार्किंग जरा सी एक्सटेंड कर रहे हैं, ताकि कल को इतराज़ ना करें सर आपने तो बताया भी नहीं था। उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं, पावर नहीं है, मगर हम साझेदारी तो है ना, तो एटलीस्ट बस बता दें कि हम ये काम करने वाले हैं। अच्छा, इंटरेस्ट हाई है मगर पावर नहीं है। इंटरेस्ट हाई है मगर पावर नहीं है। हाँ जी, इंटरेस्ट हाई है, पावर इंटरेस्ट हाई है। ये कौन है? स्टूडेंट्स हैं। इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हाई किसका है इस वक्त? आपका, बट यू डोंट हैव द पावर। तो आपको बता दिया कि भाई क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इस टाइम पे है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। आपसे पूछा नहीं है कि 8:45 करें या 10:45 करें या 12:45 करें, बताया है आपको, इन्फॉर्म किया है कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई। बस इंटरेस्ट जो है आपका लो है, पावर आपकी हाई है, ये हमने कर दिया। अच्छा, इंटरेस्ट भी हाई है, इंटरेस्ट हाई है और पावर लो, ये हो गया। इंटरेस्ट हाई, सॉरी, इंटरेस्ट लो और पावर हाई। अब बताएं, इंटरेस्ट लो और पावर हाई। इंटरेस्ट लो, ये कौन से लोग होते हैं? पावर बहुत है मगर इतना इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट लो है, पावर हाई है, गवर्नमेंट हो गई। कीप देम ऑल्सो सेटिस्फाइड, उनसे कोशिश करें कि अवॉइड करें, उनके मत्थे ना चढ़ें। अगर वो आ जाएं तो दे दिला के फारिग कर दें, ताकि ना वो इतना इन्वॉल्व हों और ना ही आपको इतना ज़्यादा तंग करें। तो उनको अपने बिजनेस में लेके ही ना आए, बस दूर दूर से हाई हेलो कर देना है। हाई पावर और हाई इंटरेस्ट प्रिंसिपल, दे आर द की प्लेयर्स। इन्होंने सबको क्या करना है? सपोर्ट लेके चलना है। इंटेंडेड स्ट्रेटजी, कभी कभी ना साल के शुरू में बैठ के, अब साल के शुरू में खड़े हुए हैं, तो अच्छे लोग क्या करते हैं, साल के शुरू में बैठ के पूरे साल को प्लान कर लेते हैं। पूरे साल की प्लानिंग शुरू हो जाती है इंटेंशन के साथ कि आपने पूरे साल को गुजारना कैसे। इन एडवांस आप बड़ी फॉर्मल प्लानिंग कर लेते हैं। ऐसी स्ट्रेटजी जो कि मैनेजर्स को दी जाती है कि भाई हमने बना दी है, अब तुमने इसको
इम्प्लीमेंट करना है, ये हमारी तरफ से नियतन आई है, ये इंटेंडेड है, ये नियतन है, ये फॉर्मली अप्रूव्ड होती है और एक डायरेक्शन दे रही होती है पूरे साल में होने वाली चीज़ों का। हाँ फ्लेक्सिबल है, चूँकि आप साल के बिल्कुल स्टार्ट में बैठ के बना रहे हैं तो आप कुछ क्वेश्चन रखते हैं कि अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। फिर इसके अगेंस्ट इमरजेंट स्ट्रेटजी जो एकदम से आती है, जो एकदम से आती है। आईकैप कह दे कि भाई पीआरसी का पेपर परसों है, तो अब हम इमरजेंट काम करेंगे और कल आपका मॉक, कम से कम आपसे मॉक लेके भेजेंगे कि भाई कुछ ना कुछ तो आपको पता हो। तो ये एकदम से डेवलप होती है, ये इन एडवांस नहीं आती है, ये रिएक्शन है, इट इज़ अ रिएक्शन टू चेंज। पाकिस्तानी टीम पहले ओवर में 2 आउट हो गए, अब आपको नाइट वॉचमैन भेजना पड़ेगा, लोअर ऑर्डर को उठा के ऊपर भेजें ताकि वो कुछ बॉल्स को सर्वाइव कर सके। ये स्ट्रेटजी कौन सी है? इमरजेंट। ये शुरू में सोची नहीं थी, अचानक हुई है, मजबूरी के तहत हुई है, ये प्लान्ड नहीं है। इंटेंडेड क्या है? जो प्लान्ड होती है। हमें पता है कि 1 डाउन कौन है, 2 डाउन कौन है, 10 ओवर के बाद क्या करना है, वो इंटेंडेड है। मगर इमरजेंट क्या है? इट इज व्हाट? इमरजेंट इज अनप्लान्ड चेंज। ये बेसिकली क्या है? ये रिएक्शन है। ये क्या है? रिएक्शन है, ये रिएक्टिव अप्रोच है, करंट एक्शन है। देन देयर शुड ऑलवेज बी स्ट्रेटेजिक इंटेंट। अगर आप इंटेंशन के साथ चलेंगे, नीयत के साथ चलेंगे, कंसिस्टेंट रह के चलेंगे, तब जाके आप ये सारे काम कर सकते हैं। एक इदारे ने अगर अपना विजन मिशन अचीव करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने रिसोर्सेज को अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनको स्ट्रेच करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, ताकि वो उससे मैक्सिमम बेनिफिट अचीव कर सकें रिसोर्सेज से और उनकी कैपेबिलिटीज़ को बेहतरी से इस्तेमाल कर सकें। दे शुड डेवलप अ मिक्सचर ऑफ इंटेंडेड एंड इमरजेंट। मिक्स होना चाहिए, कुछ इंटेंडेड हो और कुशन हो कि अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास एक बैकअप प्लान भी इमरजेंट का मौजूद है। एनफोर्स्ड चॉइसेस, कभी कभी आप लोगों पे वो चीज़ें थोप देते हैं कि यार ये है, ये ऐसा ही करना है, ये एनफोर्स्ड है। उनसे आपने पूछा नहीं है, और क्यों? क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि उस मौके पे कैसा होना चाहिए। अगर आप उन पे डाल देंगे तो शायद आप वो वाला पर्पस अचीव ना कर पाए। दिस इज व्हाट? दिस इज एनफोर्स्ड चॉइस। चैप्टर 1 हमारा खत्म होता है। अब आप हैं, किताब है और आपकी रीडिंग है। डन। कल का टेस्ट हो जाएगा, आज 3 का है, कल 2 का गुजर गया, तो जो टेस्ट मिस होता जा रहा है वो साथ साथ आप दें ताकि आप इसको अचीव कर सकें। थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है मगर ट्रिकी है, आराम से करेंगे तो हो जाएगा, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पूरे 24 घंटे तैयार करने, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें इस चीज़ के ऊपर। अल्लाह दे वाले।